सभी साथियों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सबका आज 6 जनवरी के जनसत्ता विश्लेषण में। आइए शुरू करते हैं आज का जनसत्ता विश्लेषण। तो यहाँ पे आज के संपादकीय में शुरू करेंगे कामकाजी कौशल और तनाव प्रबंधन। ये लेख लिखा संजय वर्मा जी द्वारा। नौकरियों में बढ़ते तनाव और कार्य संस्कृति ये बदलाव की जितनी बातें आज हमारे देश में कहीं सुनी जा रही हैं, उन्होंने देखते हुए कहा जा सकता है कि वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं के साथ तालमेल बिठाने और दुनिया को ताकतवर कंपनियों से आगे निकालने का दबाव भारतीय कंपनियों पर काफ़ी बढ़ गया है। नतीजा यह है कि कभी हर हफ्ते न्यूनतम 77 घंटे काम करने की जरूरत रेखांकित की जाती है, तो कभी तनाव की बात स्वीकार करने पर कर्मियों को काम से ही हटाने का फरमान जारी करने की खबर आती है। देखिए, वर्क लाइफ बैलेंस तो आज की तारीख में बहुत ही अ, चर्चा में चल रहा है, क्योंकि वर्क प्लेस में वर्कलोड प्रेशर बढ़ता जा रहा है। इसी को लेके बहुत सारी बढ़िया बातें करी हैं इस लेख में। देश दुनिया में आज ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो राष्ट्र निर्माण के लिए जुनून के हद तक जुटने के पक्ष में है। यह पूरा विमर्श तब और ज़्यादा प्रासंगिक हो जाता है जब पता चलता है कि सिर्फ आबादी बहुल देशों में ही नहीं, बल्कि अमेरिका तथा ब्रिटेन जैसे विकसित मुल्कों में भी ऐसी ही जुनूनी कार्य संस्कृति की मांग उठ रही है, ताकि अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हो सके और रोजगार क्षेत्र में संकट को दूर किया जा सके। हाल ही में नोएडा की एक कंपनी ने अपने कर्मचारियों के कामकाजी माहौल के बीच तनाव पैदा होने संबंधी सर्वेक्षण किया। कई कर्मचारियों ने स्वीकार किया कि काम के दबाव के कारण ये तनाव में है, जो उनकी मानसिक स्थिति पर असर पड़ रहा है। कंपनी के मानव संसाधन विभाग ने अपने कर्मचारियों को पत्र लिखा कि प्रतिक्रियाओं पर गंभीर विमर्श के बाद तनाव की बात कहने वाले कर्मियों को कंपनी से अलग करने का निर्णय लिया गया है। मतलब सोचिए, अब सर्वे भी करा, उसके बाद जब ये सर्वे में पता लगा कि भैया इन लोगों ने यहाँ पे ये टिक करा है कि हमें तनाव है, तनाव है, तनाव है, तो देखिए उसको रिफॉर्म करने की जगह, उसमें रिफॉर्म लाने की जगह उनको नमस्ते करने की बात शुरू हो गई कि आप कंपनी से दूर रहिए। उद्देश्य है कि कोई भी कर्मचारी काम के दौरान तनाव में नहीं रहे। हालाँकि सोशल मीडिया पर इस फैसले की आलोचना के बाद कंपनी ने सफाई दी कि कर्मचारियों को नौकरी से हटाया नहीं गया है, बल्कि सर्वेक्षण का उद्देश्य कार्यस्थल पर दबावों और तनाव जुड़ी समस्याओं को उजागर करना था। हालाँकि इस पूरी खबर के बाद कंपनी ने अपना स्पष्टीकरण दिया कि उन्हें हटाया नहीं गया है, उनको काम से दूर रखा गया है। साथ ही जिन कर्मचारियों ने तनाव की बात कही है, उन्हें ये कंपनी कुछ समय आराम करने के लिए अवकाश और अन्य सहूलियतें दे रही है, ताकि वह नई ऊर्जा के साथ काम पे जुट सकें। ये संभव है कि कंपनियों का सर्वेक्षण, कर्मचारियों की प्रतिक्रिया और सोशल मीडिया पर उसी कंपनी के प्रति ऊर्जा उपजा आक्रोश एक सोची समझी प्रचार की रणनीति है। अब देखिए, बड़ी अजीब बात है कि हो सकता है कि कंपनी ने कुछ अपने आप ही प्रोपागैंडा या कुछ करने के लिए करा हो ऐसी सर्वे का बाद में जो निर्णय लिया कि कर्मचारियों को निकाला जाए या छुट्टी दी जाए, ये तो क्लियर करा ही नहीं था। जब बिल्कुल इसका विरोध होने लगा तो उन्होंने ऑनलाइन क्लैरिफिकेशन दिया कि हम निकाल नहीं रहे हैं किसी को, बस कुछ समय के लिए दूर कर रहे हैं छुट्टी के रूप में। ये संभव है कि कंपनी का सर्वेक्षण, मगर सच है कि भारतीय कंपनियों में यह अवधारणा गहरे तक पटी हुई है कि उनके देश की कार्य संस्कृति में मूलभूत बदलावों की ज़रूरत है, ताकि वैश्विक कंपनियों से मुकाबला किया जा सके। उनकी सोच के पीछे इस मानसिकता की अहम भूमिका है कि भारतीय कर्मचारी कम पेशेवर होते हैं। इस धारणा के मुताबिक वे आदतन आलसी होते हैं। देश के ज़्यादातर सरकारी कार्यालयों में ये दृश्य बेहद आम रहे हैं कि कर्मचारी या तो वक्त पर दफ्तर नहीं आते या फिर पूरे दिन अपनी कुर्सी से गायब रहते हैं। सरकारी दफ्तरों में भी तो कर्मचारियों को समय पर उपस्थित देखना असंभव सी ही बात मानी जाती है। अब थोड़ा सा माना जाता है कि एक अच्छा ट्रीटमेंट नहीं करा जाता है हमारे एम्प्लॉयज़ के साथ। जो लोग काम कर रहे हैं उनको नेगेटिव निगाहों से देखा जाता है कि ये तो कामचोर हैं। अगर छुट्टी की बात करें, तनाव की बात करें, परेशानी की बात करें, सिर्फ पश्चिमी मुल्क ही नहीं बल्कि एशिया के ही कई ऐसे देशों की मिसाल दी जाती है कि किस प्रकार वहाँ की युवा आबादी ने ज़्यादा काम करके देश की आर्थिक प्रगति सुनिश्चित की है। मसलन जापान के बारे में दावा किया जाता है कि वहाँ कर्मचारी न केवल ज़्यादा काम करते हैं, बल्कि वह सालाना 9 दिन की छुट्टियाँ भी नहीं लेते हैं, जबकि नौकरी की उनकी शर्तों में इसमें दुगने से ज़्यादा छुट्टियाँ मिलती हैं। मतलब हर कोई अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए काम तो कर ही रहा है।
चीन में एक मशहूर ई-कॉमर्स कंपनी संस्थापक भी कह चुके हैं कि कर्मचारियों को हर दिन सुबह 9 बजे से सात 9 बजे तक काम करने की ज़रूरत है और 5 कार्य दिवस वाली परंपरा फ़िज़ूल है। दूसरी ओर एक उदाहरण ऑस्ट्रेलिया का भी है, जहाँ दफ्तर से घर आने के बाद फ़ोन या ईमेल का जवाब देने की ज़रूरत राइट टू डिस्कनेक्ट के आधार के कारण महसूस नहीं की जाती। अब ऑस्ट्रेलिया में क्या करा गया, ऑस्ट्रेलिया में एक नया कानून लाया गया, उस उसे कहा गया है राइट टू डिस्कनेक्ट। मतलब भले ही आप कंपनी के एम्प्लॉई हैं, कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, उनके पगार पे हैं, उनकी सैलरी पे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका बॉस किसी भी टाइम आपको फ़ोन करता रहेगा। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि अक्सर क्या होता है कि कभी रात के 9 बजे फ़ोन आ रहा है, कभी रात के 11 बजे फ़ोन आ रहा है। क्यों? वो सर्टेन काम है, उसे समय से करना है, ये करना है, वो करना है। तो ऑस्ट्रेलिया में ये कहा गया कि भैया राइट टू डिस्कनेक्ट है। भले ही वो आपका एम्प्लॉई है, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसे कभी भी परेशान करो। उसकी मेंटल हेल्थ भी तो होनी चाहिए कुछ। तो राइट टू डिस्कनेक्ट का मतलब ये है कि ऑफ़िस आवर्स के बाद एम्प्लॉइज़ को आप जब फ़ोर्स नहीं कर सकते कि वो आपका फ़ोन उठाएँ या आपके लिए अनऑफ़िशियल टाइम्स पे काम करें। वो चाहें तो अपना फ़ोन बंद कर सकते हैं और उसमें आप उनको कोई भी प्रकार का अननेसेसरी एक्शन नहीं ले सकते। राइट टू डिस्कनेक्ट, ताकि उनकी मेंटल हेल्थ भी ठीक रहे। मेंटल हेल्थ बहुत इम्पोर्टेंट है आज की तारीख में सही रखना। आगे देखते हैं मेरे साथियों। वर्क लाइफ बैलेंस कही तो बात है। असल में जो हमारी कॉर्पोरेट कंपनीज़ हैं, वो उनका थोड़ा-सा काम करने का चलन भारत में बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना गया है। वो बिल्कुल एम्प्लॉइज़ को एक स्लेव की तरह समझते हैं, जो उसे सिर्फ़ काम, काम और काम लेते हैं। देखिए, काम करना तो पड़ेगा, आप अगर किसी के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि अगर एम्प्लॉइज़ ही काम नहीं करेंगे तो फ़र्म कैसे आगे बढ़ेगी? ये बात भी सही है। पर पॉइंट इज़ दैट कि विशेषकर कॉर्पोरेट कंपनीज़ इसलिए बदनाम भी हैं कि देयर वर्क कल्चर इज़ टोटली ड्रेनिंग ऑफ द एम्प्लॉइज़ वेरी बैडली। बुरी तरीके से ड्रेन कर देते हैं। और अगर कोई उसमें शिकायत करे या उस पे अपनी आवाज़ उठाता है या लीव की बात करता है वगैरह-वगैरह, तो उसे धमकी दी जाती है कि कंपनी से निकाल दिया जाएगा आपको, आप छुट्टी बहुत लेते हो वगैरह। और कभी-कभी क्या होता है कि एम्प्लॉइज़ की मजबूरी भी होती है, खर्चे होते हैं, बिल्स होते हैं, नौकरियाँ होती हैं, काम करना होता है, जीवन जीना है, तो इस डर के मारे काम करते रहते हैं। मगर इस रेस में वो अपनी मेंटल हेल्थ खो देते हैं, स्वास्थ्य खराब कर देते हैं, फिज़िकल हेल्थ को भी खराब कर देते हैं। बहुत ही बड़ी तरीके से ये बातें एड्रेस करी हैं आज हमारे सामने इस लेख के माध्यम से संजय जी ने। और आप भी सोचिएगा इसके बारे में। अगला आर्टिकल है चीन का चेहरा। पिछले कुछ समय से भारत और चीन के बीच जब से संवाद की प्रक्रिया ने तेजी पकड़ी है, तब से यही माना जाने लगा है कि कड़वाहट और टकराव के लंबे दौर से आगे निकलते हुए अब दोनों देशों के बीच संबंध पटरी पर आ सकती हैं। खासतौर पर सीमा पर शांति के मुद्दे पर जिस स्तर की सहमति बनी और उस और कदम उठाए जाने की भी संकेत आए, तब ये उम्मीद बांधी कि शायद जटिल मसलों के दीर्घकालिक समाधान की राह खुल सकती है। मगर औपचारिक बैठकों के बरकस ज़मीनी स्तर पर हर थोड़े समय के बाद चीन की ओर से कोई ना कोई ऐसी गतिविधि शुरू हो जाती है जिससे उसकी मंशा का पता चलता है। खासतौर पर सीमा पर गांव पसारने को लेकर चीन इस हद तक सक्रिय दिखता है, जो किसी अन्य देश की संप्रभुता के लिहाज से संवेदनशील हो सकता है। चीन बड़ा अपना एक्सपेंशन पॉलिसी को मेंटेन कर रहा है, जगहों पे कब्जा करके। हाल ही में ब्रह्मपुत्र नदी पे, जो कि वहाँ की यारलुंग सांगपो नाम से जानी जाती है, उस पर डैम बना रहा है, जो कि भारत के लिए और बांग्लादेश के लिए खतरा है, क्योंकि ये दोनों डाउनस्ट्रीम में आते हैं। दरअसल हाल ही में चीन ने 2 फैसलों में भारत के सामने चिंता पैदा कर दी है कि अगर ऐसा वास्तव में होता है, तब चीन से उम्मीद करने की क्या सूरत बचेगी और पहले से ही जटिल मामले और किस दिशा की ओर बढ़ेंगे। गौरतलब है कि चीन ने लद्दाख क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले इलाकों पर प्रकारांतर से अधिक अधिकार जताते हुए 2 नए प्रशासनिक काउंटी बनाने का एकतरफा फैसला ले लिया है। यहाँ पे उन्होंने कब्जा करा था। ये एक तरफ से भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ है, जिसका आपसी संबंधों पर दूरगामी असर पड़ सकता है। स्वाभाविक है कि भारतीय विदेश मंत्रालय ने चीन के फैसले पर अवैध कब्जे का आरोप लगाते हुए उसके खिलाफ सख्त विरोध दर्ज कराया है।
मंत्रालय की ओर से ये साफ शब्दों में कहा गया है कि हालांकि चीन के नए काउंटी बनाने से ना तो इस क्षेत्र पर भारत की संप्रभुता के संबंध में दीर्घकालिक और सतत स्थिति पर कोई असर पड़ेगा और ना ही इसे चीन के अवैध और जबरन कब्जे की वैधता मिलेगी। तो विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ये सब फालतू बातें हैं, हम अपना पूरा ध्यान रख रहे हैं, देश की एक अखंडता को बिल्कुल भी भिन्न नहीं होने देंगे। अगला आर्टिकल है भविष्य की फिक्र। देश में चिकित्सकों की कमी बड़ी समस्या बनी हुई है, तो दूसरी ओर चिकित्सक पाठ्यक्रम से में सीटें खाली जा रही हैं। ये मुद्दा बड़े पिछले महीनों से लगातार उठ के आ रहा है कि सीटें खाली जा रही हैं और वहीं पे एक तरफ छात्र है कि उन्हें सीटें नहीं मिल रही हैं और वहीं पे एक तरफ स्थिति ये है कि देश में डॉक्टर की कमी हो रही है। ये मुद्दा अक्सर अदालतों में उठता रहता है। खुद सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि आप मेडिकल सीट्स को खाली मत जाने दिए। हमने देखा कि कोविड टाइम में या कोई भी आपकी आपदा आती है, स्वास्थ्य आपदा, तो कितनी समस्या होती है। इस बार सुपर स्पेशलिटी संकाय में सीटें खाली रह जाने वाले मामले सामने आए हैं। सवाल है कि ऐसी नौबत हर वर्ष क्यों आती है। पिछले वर्ष भी शीर्ष अदालत ने इसको चिंता जताई थी, तो केंद्र ने हल निकालने की कोशिश की थी और हितधारकों वाली समिति भी बनाई थी, मगर इसका ये नतीजा निकला। नेशनल मेडिकल काउंसिल की दाखिला नीति में कोई खामी है। प्रतिवर्ष चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए बड़ी संख्या में छात्र प्रवेश परीक्षा देते हैं, मगर कई दौर की काउंसलिंग के बाद भी सीटें खाली रह जाती हैं। ऐसे में सवाल भी उठता है कि क्या विद्यालयों में गुणवत्ता आधारित शिक्षा विद्यार्थियों को नहीं मिल रही है? क्या हमारी शिक्षा व्यवस्था की बुनियाद में कोई कमी रह गई है? पिछले साल भी चिकित्सा पाठ्यक्रम में कई सीटें खाली रह गई थीं। ये स्थिति एक तरह से इससे संबंधित नीतियों पर सवालियत निशान है। दूसरी ओर निजी मेडिकल कॉलेज जिस तरह से बढ़ती रकम लेकर अपनी सीटें भरते हैं, उससे कई गरीब प्रतिभाशाली विद्यार्थी अक्सर अवसरों से वंचित रह जाते हैं। बहुत सारे अभिभावक ऊंची फीस की वजह से अपने बच्चों की मेडिकल की पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा कायदे से देखा जाए तो चिकित्सा पाठ्यक्रमों में सीटें खाली रह जाना इस सत्य की भी सूचक है कि स्कूल से लेकर कॉलेजों तक में पढ़ाई लिखाई की गुणवत्ता इस स्तर की नहीं है कि वहाँ से योग्य विद्यार्थी तैयार होकर इसमें दाखिले की कोशिश करें। देखिए यहाँ पे आपका देखिए ना मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम है कि एक तो फीस मेडिकल की इतनी हाई है, इतनी महंगी है कि बहुत से तबका जो कि काबिल है वो अफोर्ड नहीं कर पाता है। दूसरी बात है मेडिकल कॉलेज में सीट्स खाली चली जा रही है, वो मेडिकल काउंसिल की कुछ पॉलिसीज़ की वजह से हो रहा है। और तीसरा कि देश में डॉक्टरों की कमी है। सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेके कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने, कि भैया इन तीनों समस्या को एड्रेस करिए, कुछ भी करके एड्रेस करिए, क्योंकि ये समस्या है हमारे हेल्थ इंफ्रा पे। आगे देखते हैं। हिलरी क्लिंटन को मिला है अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। अमेरिका ने निवर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पूर्व विदेश मंत्री हिलरी क्लिंटन, विवादित निवेशक जॉर्ज सोरोस, वॉग की प्रधान संपादक एन वेंटोर और कई अन्य लोगों को अमेरिका का ऑनर दिया है, ग्रेट सिटीजन, जिन्होंने अमेरिका को आगे बढ़ाने में योगदान दिया है। इसी के साथ आज के लेते रखते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर आएंगे नई वीडियो के साथ, जुड़े रहिए और समय समय पर हमारी वेबसाइट को ज़रूर विजिट करा करिए। डिटेल में करंट अफेयर्स आपको वहाँ पे सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज, सिलेबस के हिसाब से मिलेगी। थैंक यू।